हेलो डियर लर्नर्स। इस वीडियो में मैं आपको C-TET दिसंबर 2024 का सेकेंड पेपर का इंग्लिश मॉडल आंसर बताने वाला हूँ। लर्नर्स, यदि आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को सेलेक्ट किया है या फिर इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो ये मॉडल आंसर आपके लिए है। इसमें जो पैराग्राफ दिया है, ये पैसेज है, इसको आपको रीड करके नीचे इसके आंसर को देने हैं जो क्वेश्चन 21 to 28 है। चलिए लर्नर्स, इसको मैं पूरा रीड नहीं करूँगा। आई होप आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो उसको आप रीड कर लेंगे। मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट दैट मीन ये 121। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्रेज दिस क्वाइंट हिल स्टेशन सोलेस इम्प्लाइज। यहाँ पे जो सोलेस वर्ड है उसका मीनिंग क्या है पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट है, इट मेक्स यू ब्रेथलेस, इट मेक्स यू विजिट द प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, इट इवोक्स क्यूरियोसिटी, एंड फोर्थ इज इट ब्रिंग्स पीस एंड कंफर्ट। तो यहाँ पे लर्नर सोलेस का मीनिंग होता है इट ब्रिंग्स पीस एंड कंफर्ट उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। देन क्वेश्चन नंबर 122 है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है जैसे सनराइज और अब्स्ट्रक्ट्स, ये जो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताना है कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। फैबुलस सनराइज एंड स्टनिंग सनसेट्स हैव विजिटर अब्स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे सनराइज जो है वो एक नाउन की तरह है और अब्स्ट्रक्ट जो है, अब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है अवाक हो जाना, यह जो है एडजेक्टिव की तरह यूज है। तो इसमें नाउन और एडजेक्टिव है ये, तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा नाउन एंड एडजेक्टिव। एंड 23rd इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेनिक व्यू इज नॉट फाउंड इन नेतारहाट। मतलब इनमें से कौन सा व्यू वहाँ पे नहीं होता नेतारहाट में। फर्स्ट है रेफ्यूजी कैंप, ब्यूटीफुल सनराइज सनसेट्स, क्लस्टर ऑफ टॉल पाइन ट्रीज, सिनेलेंटिंग व्यूज ऑफ सनराइज। अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि ये रेफ्यूजी कैंप्स, फर्स्ट जो है रेफ्यूजी कैंप्स वहाँ पे नहीं है नेतारहाट में। एंड 24 इज द फ्रेज हसल एंड बसल ऑफ सिटीज़ इम्प्लाइज। यहाँ पे जो हसल एंड बसल ऑफ सिटीज़ है उसका मीनिंग क्या होता है पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा लर्नर्स वो क्या होगा, बिजी एंड नॉइजी सिटीज़, है ना। हसल एंड बसल उस पैसेज जो में आया है उसका अर्थ है बिजी एंड नॉइजी सिटी, तो ये 24 का आंसर हो जाएगा 4। देन 25th इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेतारहाट इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 3696 feet. B. It is referred to as the Queen of Chota Nagpur. नेतारहाट is blessed with verdant banyan trees. अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे लर्नर्स तो ये जो दोनों सेंटेंस है वो करेक्ट हैं, बट ये जो सी सेंटेंस है वो रॉन्ग है। तो आपको उस ऑप्शन को चूज करना होगा जिसमें ए भी करेक्ट है और सी जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर होगा 3rd, क्योंकि ए बी आर करेक्ट बट सी इज इनकरेक्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन 26th इज कंप्लीट द गिवन वर्ड एनोलॉजी। इसमें जो एनोलॉजी दिया है वर्ड से जो ब्लैंक है उसको कंप्लीट करना है। तो एनोलॉजी देखिए, गॉर्जियस है और ब्यूटीफुल है। गॉर्जियस मतलब भी सुंदर होता है और ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर होता है। तो लर्नर्स यहाँ पे ट्रैंक्विल दिया है। ट्रैंक्विल मीन्स होता है लर्नर्स पीसफुल, शांति। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 2nd 2, है ना। तो गॉर्जियस इज इक्वल टू ब्यूटीफुल एंड ट्रैंक्विल इज इक्वल टू पीसफुल। एंड 27 इज द सनराइज पॉइंट ऑफर्स विजिटर अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ। तो जो सनराइज है वो विजिटर्स को क्या दिखाती है, बेसिकली वो सनराइज को दिखाती है ना। ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ सनराइज, यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये गलत है। द सनराइज है इसका करेक्ट आंसर ए, फर्स्ट। देन एज 28 है, एज मेंशन इन पैरा 1 द क्वाइंट हिल स्टेशन नेतारहाट गिव्स पीसफुल एंड काम टू विजिटर्स बिकॉज दे कैन बी अवे फ्रॉम हेक्टिक सिटी लाइफ। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, दे कैन बी अवे फ्रॉम हेक्टिक सिटी लाइफ। तो इसका आंसर लर्नर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट पैसेज का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है सेकंड पैसेज
जो उसका जो आंसर क्वेश्चन है वो 129 to 135 है। तो इसको हम पूरा रीड ना करके मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी गिवन बिलो। इसमें भी वर्ड एनालॉजी को पूरा करना है। देखिए जैसे क्राउडेड इज इक्वल टू डिजर्टेड, है ना। जैसे क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़ भाड़ा वाला एरिया, और डिजर्टेड मतलब होता है एकांत। तो इसमें आपको अपोजिट वाला ढूंढना है। तो क्राउडेड मीन्स होता है भीड़ भड़ाका वाला, और एक डिजर्टेड मीन्स होता है एकांत। तो विगर मीन्स होता है ताकतवर, है ना। तो विगर का अपोजिट जो होगा वो इसके हिसाब से वीकनेस होगा। लेथार्जी मीन्स होता है सुस्ती, तो ये नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए लर्नर्स, इसमें क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप उसको रीड करके उसका आंसर मैच करेंगे, ना कि क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, व्हाट ब्रॉट द थ्री बॉयज टुगेदर। उन तीनों बच्चों को एक साथ क्या लेके आया, देयर अर्नेस्ट एटीट्यूड्स। उनका जो अर्नेस्ट एटीट्यूड था वही इन तीनों को साथ लेकर आया। देन हु अमंग द थ्री फ्रेंड्स प्रपोज द आइडिया ऑफ मीटिंग एट द पुल 10 years hence। यहाँ पे किसका आइडिया था, तो वो आइडिया था सोमी का। आप पैसेज को पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट डिस्क्राइब द पुल इन द स्ट्रीम। इनमें से कौन सा ऑप्शन उस पुल का वर्णन नहीं करता। तो उस पुल का तो ये भी है, उस पुल में रफ रॉक्स ऑन द बेड, ट्रिकलिंग वाटर फॉल डाउन द रॉक्स, वाटर ट्रिकलिंग अमंग फ्रेंड्स, ये सब हैं, लेकिन ये नहीं है। तो इसमें नॉट पूछ रहा है, नॉट, तो इसका आंसर होगा ये, है ना, एप्पल ग्रीन कलर ऑफ द वाटर। देन क्वेश्चन 33 इज आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। इसमें वाइल्ड और ये डेंजरस है, इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि ये दोनों वर्ड्स कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आते हैं। तो लर्नर्स, ये जो वाइल्ड है, वाइल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और डेंजरस अ लिटिल डेंजरस, ये भी एडजेक्टिव है। तो आपको उस ऑप्शन को टिक करना होगा जहाँ पे दोनों एडजेक्टिव हो। तो इसका आंसर नंबर सेकंड है ना, वाइल्ड इज आल्सो एडजेक्टिव एंड डेंजरस इज आल्सो एन एडजेक्टिव। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ब्लैंक अ प्लेज मेड इन डेडली अर्नेस्ट इम्प्लाइज, मतलब एकदम गंभीरता से किया गया वादा, उसको बोलते हैं अ प्लेज मेड इन डेडली अर्नेस्ट। तो इसका जो आंसर होगा लर्नर्स, बेइंग अ स्पीशियस अबाउट समवन सिचुएशन, टू विश फॉर द डेथ ऑफ समवन, अ प्रॉमिस इन कंप्लीट सीरियसनेस। तो इसका 134 का आंसर जो होगा वो होगा थर्ड, अ प्रॉमिस इन कंप्लीट सीरियसनेस। नाउ उस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड कैन बी द नियरेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट वर्ड का इसमें सबसे क्लोजेस्ट सिनोनिम होगा वो क्या होगा। इंस्टिंक्ट मीन्स होता है लर्नर्स, इसका अर्थ होता है मूल वृत्ति, है ना, मूल वृत्ति। तो एफिनिटी मीन्स तो नहीं होता, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मीन्स होता है मूल वृत्ति। तो इसका जो 35 का करेक्ट आंसर होगा वो प्रीमोनिशन होगा। देन इसके आगे पेडागोजी से क्वेश्चंस हैं, उसको चलिए हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, टॉप डाउन अप्रोच टू लिसनिंग इन्वॉल्व्स। टॉप डाउन अप्रोच है जो लिसनिंग है उसमें क्या है। तो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच वो होता है जिसमें बच्चे हर चीज़ को सुनते हैं, एक एक वर्ड को। तो टॉप डाउन अप्रोच टू लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू ईच साउंड, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। तो ये जो होगा लर्नर्स का करेक्ट आंसर होगा। नाउ Kripa and Karan are twins and speak a particular dialect of Manipuri. However, they differ in their speech. What is their individual special way of speaking the dialect known as? कृपा और करण यहाँ पे दोनों के दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, लेकिन वो मणिपुरी को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो उसके बोलने के तरीकों को, है ना, डायलॉग को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइडियोलेक्ट। आइडियोलेक्ट मीन्स होता है लर्नर्स, उसका मीनिंग होता है व्यक्तिगत भाषा, है ना, आप किसी भाषा को कैसे बोलते हैं उसको बोलते हैं आइडियोलेक्ट। नाउ क्वेश्चन 38,
138. Which of the following is true of the study of classical language is advocated by National Education Policy 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज को क्या बोला गया है और उनमें से कौन सा सेंटेंस उसके लिए सही है? क्लासिकल लैंग्वेज बेसिकली जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है, तमिल है, जिसका शुरुआत से ही ग्रामर पैटर्न रहा है, उसको बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। तो उसकी स्टडी में एनईपी क्या बोलता है? फर्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इज एन एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग सेकेंडरी एज। माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, गलत है ये। स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इज एन ऑप्शन अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो ये तो 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंडर नहीं किया गया है। स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी स्टेज, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रिपरेटरी स्टेज में क्लासिकल लैंग्वेज आप नहीं पढ़ा सकते। स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इज अ कोर लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज में रहता तो है लेकिन बट वहाँ पे एज अ कोर लैंग्वेज नहीं रहता। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस है वो गलत हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा फर्स्ट, ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क इन लैंग्वेज क्लासरूम? एक लैंग्वेज क्लासरूम में डिज़ाइन और प्रोजेक्ट तैयार करने में कौन कौन से स्टेजेस शामिल होते हैं? तो क्लासरूम में प्रोजेक्ट और डिज़ाइनिंग में ग्रुप्स, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक, प्लानिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा, राइटिंग द ड्राफ्ट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, ये सब एक डिज़ाइनिंग और प्रोजेक्ट के दौरान शामिल होते हैं उसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 140, अ टीचर ऑफ क्लास 7th wants her learners to read the short text with an understanding of power and identity of the people and the community presented in the text. What does the teacher aim to promote among learners? वो बच्चों में क्या सिखाना चाह रही हैं? बेसिकली यहाँ पे वो लैंग्वेज लिटरेसी सिखाना चाह रही हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, हियर इज अ टेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट विच लैंग्वेज रजिस्टर डज द टेक्स्ट बिलोंग टू। आपको इसको पढ़ के बताना है कि ये कौन से लैंग्वेज रजिस्टर से बिलोंग करता है, कौन से लैंग्वेज रजिस्टर के अंडर में आता है। इसको रीड कर देता हूँ मैं। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, new ideas about individual rights and who control the social power began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Roy and Derozio talked of the significance of the French Revolution. The developments in the colonies in turn reshaped these ideas of society change. तो यह जो पूरा टेक्स्ट है, ये जो पैसेज है वो किसके बारे में है? रिवोल्यूशनरी रजिस्टर के बारे में है। तो इसका जो आंसर होगा वो रेवोल्यूशन रजिस्टर होगा, फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सुभाष अ टीचर ऑफ क्लास 8 रिग्रेट्स लैंग्वेज असेसमेंट जनरली डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू रिसेप्टिव स्किल्स। लैंग्वेज असेसमेंट बेसिकली इम्पोर्टेंस नहीं देता रिसेप्टिव स्किल्स को। यहाँ पे रिसेप्टिव स्किल्स का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे रिसेप्टिव स्किल्स को बोलते हैं जिससे हम लैंग्वेज को पाते हैं ना, लेते हैं, रिसीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। यहाँ पे है लिसनिंग एंड रीडिंग। सो लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स। इसका आंसर होगा वो थर्ड होगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में अंग्रेजी को किस प्रकार के लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा लर्नर्स वो होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, अश्विन नोज ओडिया फ्रॉम हिज बर्थ एंड ही स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बोल रहे हैं, है ना। इसमें से स्टेटमेंट को उसको चूज करना है जो गलत है। देखिए, पहला
क्योंकि अश्विन ओडिया को अपने बचपन से जानता है। हिज ओडिया लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन करेक्ट है, उसका भाषा अर्जन है। हिज हिंदी लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, ये भी करेक्ट है। हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, ये भी करेक्ट है। हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन, नो, वो इंग्लिश को लर्न किया है, एक्वायर नहीं किया है। तो यहाँ पे जो फोर्थ है वो गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 गलत है, मीन्स यहाँ पे गलत कोई पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 4। आई होप लर्नर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड एम्प्लाइज दैट लैंग्वेज वर्क्स इन सिस्टम। लर्नर्स उस भाषा को समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक कॉम्पिटेंस, है ना। इसको सर्वांगीण दक्षता भी बोलते हैं, सिस्टमिक कॉम्पिटेंस। देन 146 इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन a person learns the language from utilitarian reason like employment. A person learns the language for being closer to the native speakers of the language. A person learns the language for their communities, religion and social function. A person learns the language for writing a book. No. जब हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा बोलते हैं, तब व्यक्ति किसी लैंग्वेज को यूटिलिटेरियन मतलब उपयोगिता के कारण सीखता है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। तो ऑप्शन 1 है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन अ पर्सन लर्न्स द लैंग्वेज फॉर यूटिलिटेरियन रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट, है ना। रोजगार के लिए, जैसे रोजगार के लिए वो लोग उपयोगिता के कारण कोई भाषा सीखते हैं तो उसको बोलते हैं यांत्रिक प्रेरणा या फिर इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज। इनमें से कौन सा भाषा के बारे में सही नहीं है? लैंग्वेज एक्सप्रेसेस आइडेंटिटी, करेक्ट है। भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है। लैंग्वेज इज अ रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री, भाषा इतिहास का खजाना, ये भी सही है। लैंग्वेज कंट्रीब्यूट्स टू द सम ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मानव भाषा के कुल योग में योगदान देती है, ये भी करेक्ट है। बट सम लैंग्वेजेस कैन ओनली कन्वे साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर, कुछ भाषाएं केवल विज्ञान, है ना, साइंस और इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप में दिखाती हैं या संप्रेषित करती है, पहुंचाती है। तो ये जो हो जाए वो गलत है, कुछ भाषा ऐसा नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, अदिति नोज द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस बट कांट यूज इन अ कॉन्टेक्स्ट। व्हाट नॉलेज डज शी पोसेस। अदिति पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स तो जानती है बट लेकिन उसको किसी संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं घोषणात्मक ज्ञान। सिर्फ याद है उसको लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पा रही, तो उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 149, अ टेस्ट विच एम्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल्स स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इज नोन एज। किसी बच्चे के वीकनेस, कमजोरी और ताकत, है ना, उस मतलब प्रबल पक्ष को बताने के लिए हम को टेस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण इसको बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट उसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अ टीचर ऑफ क्लास 7th वांटेड टू गिव अ राइटिंग टास्क ऑफ राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। शी वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम एंड अबाउट अ हॉकर। हॉकर यहाँ पे है फेरी वाला, to the classroom with his basket. She requested him to be there for 7 minutes and then asked her learners to work in pair and write a description of the person. कक्षा 7 की टीचर हैं, वो बच्चों को लिखने के लिए कुछ कार्य देना चाहती है, तो वो बाहर से एक फेरी वाले को अपने कक्षा में लाती है और उसको कक्षा में 7 मिनट तक खड़े रहने के लिए बोलती है। तो फिर बच्चों को जोड़ों को उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में कुछ लिखने को कहा है, तो इस गतिविधि को हम क्या कहते हैं, है ना? दिस एक्टिविटी इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अ पार्टिसिपेंट
इन द एक्टिविटी, मतलब बच्चे उस गतिविधि में पार्टिसिपेंट की तरह रहे हैं, प्रतिभागी की तरह रहे हैं। आई होप लर्नर्स ये 30 क्वेश्चंस के मॉडल आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें एक दो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारे ऑथेंटिक सोर्स से मैंने इसको बनाए हैं। आई होप आपने अपने एग्ज़ाम में अच्छा किया होगा और इसमें आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पेपर 1 का मॉडल आंसर मैं इसके जस्ट बाद अपलोड कर दूंगा, जिससे आप उसमें भी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद।